हाय हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी। मानव भूगोल के सेगमेंट में हम लोग अधिवास के विषय में चर्चा कर रहे थे। अधिवास को हम लोग पढ़ रहे थे। अधिवास को पढ़ने के क्रम में इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने जाना था अधिवास किसे कहते हैं। अधिवासों के विषय में एक सामान्य परिचर्चा की थी हमने। आज हम लोग अधिवासों के विषय में स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवासों के विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टेबल सेटलमेंट्स और अनस्टेबल सेटलमेंट्स की। अधिवासों को इंग्लिश में सेटलमेंट्स कहा जाता है। आप जिन्हें बस्तियां कहते हैं, कॉलोनीज़ कहते हैं, वही अधिवास, हिंदी में उसे अधिवास कहा जाता है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे अस्थायी अधिवास की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मानव भूगोल को पढ़ने के क्रम में हम लोग जिस एक विषय को लेकर, या यूँ कहें कि जिस एक टॉपिक को लेकर के सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो होता है मानव की जनजातियाँ। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जनजातियाँ, प्रजातियाँ, हम लोग जब उनको पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक मेन टॉपिक रहता है, क्योंकि परीक्षा में भी प्रश्न सबसे ज़्यादा उन्हीं से आते हैं। तो क्योंकि अब इस चैप्टर से अनेक जनजातियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, विश्व की भी और भारत की भी। तो मेरा ये मानना है कि आपको इसी चैप्टर से उनके नाम उसी जगह पर आपको याद हो जाए, उनके क्षेत्रों के नाम याद हो जाएं, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग पर्टिकुलर जनजाति का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अनेक नाम आएंगे। उनके मकानों के अलग नाम हैं, सेटलमेंट्स के अलग नाम हैं, उन क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जनजातियों को हम लोग यहीं याद करते हुए चलेंगे। आई होप आप लोग करते रहेंगे साथ साथ याद। तो शुरू करते हैं अस्थायी अधिवास से। तो सबसे पहले तो देखिएगा, विश्व में आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर अधिवास स्थायी प्रकार के हैं। अस्थायी प्रकार के अधिवास सामान्य रूप से कम देखने को मिलते हैं। आप अपने आसपास भी देख लीजिए, जितने भी कॉलोनी में घर हैं, सेटलमेंट्स हैं, ये सभी के सभी स्थायी अधिवास हैं। तो बेसिकली अस्थायी अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सामान्य रूप से जनजातीय लोग रहेंगे, अथवा ऐसे लोग जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। विश्व में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या लगभग 3.5% है। अब आप देखिएगा, वास्तव में स्थायी, ग्रामीण और नगरीय अधिवास लंबे उद्विकास का परिणाम है। मतलब उद्विकास मतलब मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में, एवोल्यूशन, बढ़ते हुए क्रम का परिणाम है। मतलब जब आखेटक मनुष्य था, शिकार करने वाला मनुष्य था, पशुपालक मनुष्य था और ऋतु प्रवासी मनुष्य था, तो आप देखिएगा उस समय इनके जो निवास हुआ करते थे, इन मनुष्यों के जो निवास हुआ करते थे, वो हमेशा स्थानांतरित प्रकृति के होते थे। ये जो खेती करते थे वो भी स्थानांतरित प्रकार की खेती होती थी। मतलब आज यहाँ कल वहाँ, निवास भी इसी प्रकार से, आज वहाँ कल यहाँ, कभी उधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि उनका जो सेटलमेंट्स होते थे, उनकी विशेषता ये होती थी कि वो जहाँ पर भी जाते थे अपने घरों को वहाँ से उखाड़ के वहाँ ले जाते थे। मतलब स्थायी मकान नहीं थे, तंबू टेंट टाइप जो आज आप देखते हैं, उस प्रकार के अस्थायी निवास हुआ करते थे। आप देखिएगा कि हमेशा, उदाहरण के लिए देखा जाए तो घुमक्कड़ प्राय अपने तंबू छोटी परिधि के अंदर ही गाड़ते हैं। मतलब छोटी सी जगह के अंदर ही वो अपने तंबू गाड़ते हैं और पास पास में अपने अधिवास बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कबीला है जिसके अंदर 100 परिवार हैं। अब जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे हैं, तो वो किसी बड़े शहर में अलग अलग जगह पर तंबू नहीं लगाएंगे, वो एक ही शहर में पास पास तंबू लगाते हैं। मैं भी आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस प्रकार के, जैसे आप चलो देख ही लीजिए साथ में कि ये देखिएगा, ये बेसिकली इनकी पैटर्न होता है बसावट का। इस प्रकार से ये लोग रहते हैं। अब आप देखिएगा इसमें कि जब हम लोग बात करते हैं कि इन सेटलमेंट्स के जो नाम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो अरब के जो लोग हैं जिन्हें बद्दू कहा जाता है। देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ से नाम शुरू होते हैं। अरब में कौन से पाए जाते हैं? बद्दू जनजाति पाई जाती है। उनके अधिवासों का नाम क्या है? खाईमास। याद रखिएगा। मध्य एशिया के अंदर पाए जाते हैं किर्गिज, ये वहाँ की जनजाति है। ये लोग जिस कबीले में रहते हैं, जिस टेंट में रहते हैं, जिन अधिवासों में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिविर। फिर अफ्रीकी घुमक्कड़ लोगों के जो अधिवास है उसे कहा जाता है कराल। ये कराल वाला प्रश्न बहुत बार आया है, कराल को आप याद रखिएगा। अब आप बात कीजिएगा उत्तरी पूर्वी भारत में, जहाँ पर लोग जूमिंग कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं, उनके अधिवास क्या कहलाते हैं? जूमिया। ठीक है। वहीं आप देखिएगा जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है,
जम्मू और कश्मीर, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है गुज्जर और एक पाई जाती है बकरवाल। इन लोगों के जो अधिवास है वो क्या कहलाते हैं? कोठे कहलाते हैं, बंदिश कहलाते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं और ये वो अधिवासों के प्रकार हैं जो बेसिकली अस्थायी अधिवासों के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से वियतनाम के अंदर जो मोर्स और पश्चिमी अफ्रीका में फेंस छोटे गांवों की रचना करते हैं, जिन्हें स्थानांतरित करते रहते हैं। आज गांव यहाँ है और कल को ये पूरा का पूरा गांव अपने अधिवासों के समेत यहाँ से उठ करके कहीं और चले जाएगा, एक मौसम में यहाँ, दूसरे मौसम में वहाँ। तो ये बेसिकली अस्थायी अधिवासों का एक एग्जाम्पल था आपके सामने। ये नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली अरब के अंदर तो बद्दू रहते हैं, मध्य एशिया में खिरगिज़ रहते हैं, अफ्रीका के अंदर जो लोग रहते हैं वो कराल नाम के मकान बनाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में ज़ूमिया, फिर कभी भी आपके सामने गुज्जर बकरवाल नाम की जनजाति आ जाए तो वो उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है भारत में। इस प्रकार से आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप देखिएगा कि इनका ये जो अस्थायी अधिवास है, इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि आप देखना, समस्त आखेटक लोग, मतलब शिकारी लोग, खानाबदोश लोग, भ्रमणशील जो कृषक है, इन सब में सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार कई बार ये घनिष्ठता टूट भी जाती है। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि शीत ऋतु का। शीत ऋतु के अंदर जब एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति कहाँ है? सबसे उत्तरी उत्तर में, आर्कटिक सर्कल के आसपास और उस तरफ एस्किमो जनजाति इग्लू में रहती है। आपने इग्लू भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा कच्चा चित्र बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार के उनके घर होते हैं, ये ऐसे, और ये घर बर्फ़ की ईंटों से बने होते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में ही ये घर बने होते हैं। आई होप अब आप इसे पहचान गए होंगे कि इस प्रकार का कुछ होता है इग्लू। अब ये लोग इग्लू में रहते हैं और इनमें क्या रहता है कि जब शीत ऋतु आती है ना, तो इतना तगड़ा मौसम ख़राब होता है, बिल्कुल अंधकार हो जाता है सर, तो सारे के सारे मानवीय क्रियाकलाप रुक जाएंगे, घूमना फिरना, शिकार करना, सब कुछ वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इग्लू के आसपास से अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं पहले से ही। अब क्या होगा कि जब भी ठंड आती है लंबे समय तक, 5 महीना 6 महीना, ये सभी के सभी लोग एक साथ ही एक इग्लू, 2 इग्लू, 3 इग्लू के अंदर ही अपना निवास स्थान बना करके और वहीं पर ये रहते हैं। वहीं जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तब इनका गतिविधियों का काल शुरू होता है। रोशनी आना शुरू होती है, उजाला होना शुरू होता है, शिकार पे ये लोग जा सकते हैं, पानी खुल जाता है, बर्फ़ हट जाती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, छितराए हुए निवास बनाएंगे, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, और वो घूमते फिरते इधर उधर चले जाते हैं। तो बेसिकली अस्थायी अधिवासों का एक एग्जाम्पल ये भी है जो मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। देखिएगा, इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल जो क्षेत्र है, या इन लोगों के जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये लोग भी क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। जो मैंने अभी आपको एस्किमो का एग्जाम्पल दिया है वो भी एक प्रकार का ऋतु प्रवास का एग्जाम्पल है, मतलब मौसम में प्रवास करना, कभी इधर और कभी उधर। ठीक है, उनमें भी दोहरे प्रकार के निवास और अधिवास होते हैं। ये लोग शीत ऋतु में तो क्या करते हैं, शिवालिक की घाटियों में जा करके बस जाते हैं शीत ऋतु में, और सब के सब एक साथ बस जाते हैं। तथा वहाँ पर क्यों बसते हैं, ताकि उन्हें वहाँ पर पशुओं का चारागाह जो है वो उपलब्ध हो सके और वो लोग वहाँ पर ठहर सकें। अब बेसिकली बात करते हैं शीत ऋतु के अंदर, तो ये लोग अपना सघन निवास बना रहे हैं, मतलब पास पास मकान बना रहे हैं। वहीं जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, ये अपने बकरियों के साथ, जानवरों के साथ और भेड़ों के साथ ये कहाँ निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं मध्य हिमालय के मैदानों में, जहाँ पे वो आप जिन्हें मर्ग कहते हैं, प्यार कहते हैं, वो सारे के सारे जो मैदान हैं वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग हो गया, और वहाँ, ताकि इन्हें वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अच्छे खासे चारागाह मिल सके। इसका मतलब है कि ये लोग भी ऋतु प्रवास कर रहे हैं, शीत ऋतु में इधर और ग्रीष्म ऋतु में इधर। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल अस्थायी अधिवासों के एग्जाम्पल हैं। आई होप अब आपको कम से कम अस्थायी अधिवास समझ आया होगा। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि। ये क्या होती है, बेसिकली जो कृषक होता है वो किसी वन भूमि के किसी छोटे से हिस्से को पहले काटेगा, पेड़ों को, और उस हिस्से को जला देगा। जला देने से क्या होता है, उस भूमि के अंदर जो जले हुए तत्व है वो वहाँ पड़े रहते हैं और वो उसमें दब जाते हैं। फिर वो भूमि उपजाऊ हो जाती है, फिर वो वहाँ खेती करते हैं। फिर जब वहाँ पर खेती कर लेते हैं, फसल प्राप्त कर लेते हैं,
तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर के बस जाते हैं, वहाँ के पेड़ काटते हैं और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं। तो ये भी एक स्थानांतरित कृषि का जो प्रकार है, ये भी हमें एक पैटर्न को दिखाता है कि किस प्रकार से अधिवास भी बदल रहे हैं। एग्रीकल्चर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, तो अधिवास भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो देखा गया है कि अस्थायी अधिवास बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय वनीय क्षेत्रों में और पर्वतीय भागों तक ही सीमित है। मतलब ये ऐसे क्षेत्रों तक सीमित है जो मानव के लिए दुष्कर है, सुगम क्षेत्र नहीं है ये। कुल मिलाकर घुमक्कड़ तथा वे लोग जो अपने निवास और अधिवास मौसम के अनुसार परिवर्तित करते हैं, विश्व की जनसंख्या का केवल 2% ही हिस्सा रखते हैं। मतलब अधिकांश जनसंख्या स्थायी और पक्के निवासों में रहने वाली जनसंख्या है। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं स्थायी अधिवासों की। तो अब स्थायी अधिवासों के अंदर भी 2 प्रकार के अधिवास पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास और दूसरे को हम लोग पढ़ेंगे नगरीय अधिवास के रूप में। तो अब आप देखिएगा कि ग्रामीण अधिवास आप बेसिकली किसे कहेंगे, ऐसा कौन सा अधिवास होगा जिसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला ग्रामीण अधिवास है। मतलब ऐसा अधिवास जिसमें अधिकांश मनुष्य एग्रीकल्चर या यूँ कहें कि कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हों, जैसे वानिकी में, खनन में, मछुआरा वाला जो कार्य है उसमें, मत्स्य पालन में। तो इस प्रकार के जो कार्य में अगर अधिकांश जनसंख्या इन कार्यों में लगी हुई है, इसका मतलब कि वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। वहाँ के अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। बेसिकली इनको कृषि का कारखाना भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवास को भूमि से जिसका उपयोग यह निश्चित करता है कि अलग नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में। मतलब बेसिकली ये ऐसे कार्य करते हैं जो बेसिकली भूमि से रिलेटेड है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते, जैसे आज यहाँ है कल वहाँ चले गए। ऐसा सिर्फ स्थानांतरित कृषि में होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर जो है कृषि तकनीकों का और जिस पर भूमि का उपयोग किया गया है उस अनुसार इनका आकार, स्वरूप, प्रकार, ये सब के सभी बदलते रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो ग्रामीण अधिवास है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा भी है और ये चिरस्थायी है। मतलब बहुत लंबे समय से जो है ग्रामीण अधिवास हमें देखने को मिले हैं। प्रायः नगरों के निर्माण से पूर्व भी हमें ग्रामीण अधिवासों के लक्षण देखने को मिलते हैं। जब मानव की उत्पत्ति होती है और जब मानव सभ्यता बनाना शुरू करता है तो सबसे पहले हमें ग्रामीण अधिवास उन क्षेत्रों के पास हमें देखने को मिलते हैं जो मानव के लिए अधिक सुगम होता है। तो ये बेसिकली हमने बात करी थी कि ग्रामीण अधिवासों की, जो कि हम लोग स्थायी अधिवासों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अधिवासों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। हम लोग किन अधिवासों को सघन अधिवास, किन को अर्ध सघन और किन को हम लोग प्रकीर्ण या छितरे हुए अधिवास के रूप में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिवासों का पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें से पैटर्न वाले में से पर्टिकुलरली ज़्यादा प्रश्न बैठते हैं। ये तो एक सामान्य चर्चा टाइप है, लेकिन पैटर्न वाले में से प्रश्न बैठने की पूरी संभावना होती है। तो उससे पहले कि जब हम लोग पैटर्न तक पहुँचे हैं, आप एक बार अधिवासों को यहाँ तक सामान्य रूप से एक बार पढ़ लें, 1-2 बार रीड कर लें। अगर पढ़ते नहीं हैं तो इसी वीडियो को 2 बार सुन लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक जो पार्ट है, हम लोग जैसे किसी भी टॉपिक का जो बेसिक पार्ट होता है वो अगर हमारा तैयार होता है तो नेक्स्ट बाकी के टॉपिक्स के लिए हमारे लिए सुविधा होती है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और हम लोग उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच।